हेलो फ्रेंड्स, रुद्र हियर। और ये कंटिन्यूएशन है हिस्ट्री सेक्शन। इन द लास्ट वीडियोस वी सॉ कि 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी मतलब कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसका टाइटल था आलमगीर, जिंदा पीर भी जिसे कहा जाता था, जब उसकी मृत्यु हुई तो 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में कैसी समस्याएं थी। तो हमने दो समस्याएं देखी थी कि जो बाद के मुगल्स थे वो कितने वीक थे, वो कितने जो है विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, उनके पास कोई भी राजनीतिक समझ सूझबूझ नहीं थी। और जागीरदारी क्राइसिस क्या थी, और जो नोबल्स थे, जो पदाधिकारी थे, वो कैसे जो है साम्राज्य को साइडलाइन करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट और एम्बिशन को कैसे ऊपर रखे। तो इन सब बातों से कैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता खंडित हुई। तो केवल वही कारण जिम्मेदार नहीं था, और भी कारण थे, जैसे एग्रीकल्चर था, कृषि में क्या समस्याएं थी, किसानों की क्या समस्याएं थी, और जो औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी था, धार्मिक असहिष्णुता था, जिसने लोग समाज को बांटने का काम किया, वो भी कहाँ तक जिम्मेदार था। उसकी राजपूत पॉलिसी, उसकी दक्कन की पॉलिसी कहाँ तक जिम्मेदार थी। इन दिस वीडियो वी विल सी। सो कर्सर ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ 18th सेंचुरी एग्रीकल्चर। तो बेसिक कॉज ऑफ द डाउनफॉल मुगल एम्पायर का क्या था कि वो जनता का जो मिनिमम नीड्स है, दो वक्त की रोटी, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रही थी। जो इंडियन पेजेंट है, जो किसान था, उसकी जो स्थिति बद से बदतर होती चली गई 17वीं और 18वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पिछले जो जागीरदारी क्राइसिस में कि ज्यादातर जागीर जो थे, मोस्ट ऑफ द जागीर्स वेर ट्रांसफेरेबल। मतलब कि एक जगह पर जागीरदार जो है ये नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ 50 साल रहूंगा। तो उनकी कोई बॉन्डिंग नहीं थी लोकल जनता से। वो यहाँ रहता था तो 5 साल, फिर 5 साल कहीं और चला जाता था। तो मतलब ये आज के एमपी एमएलए की तरह वो नहीं था। तो कांस्टेंट जो ट्रांसफर होता था नोबल्स का फ्रॉम देयर जागीर्स, की कभी आगरा में है तो कभी जो है फैजाबाद में है, तो कभी यहाँ है तो कभी वहां है, तो उसका कोई मतलब कि इट वाज लाइक आईएएस आईपीएस काइंड ऑफ। तो जागीर्स जो है, और ये मिलिट्री अरिस्टोक्रेसी थी, ऑल्सो लेड टू ग्रेट ईविल। कैसे? क्योंकि वो एक जगह पर रहते नहीं थे, तो एक जगह रहते नहीं थे तो उनकी कोई बॉन्डिंग नहीं थी, उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति नहीं थी। तो जागीरदारी क्राइसिस में ही इसका जो है, इसकी जो ईविल, इसकी जो बुराई वो छिपी थी कि जागीर जो है, एम्परर सम्राट जो है जागीरदारों को जो है जागीर देता था, नोबल्स को देता था। तो नोबल्स की जो जवाबदेही थी, जो पदाधिकारी, जो ऑफिशियल थे, वो एम्परर के प्रति थी, सम्राट के प्रति थी, जनता के प्रति नहीं थी। तो जागीरदार क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा जो है जनता से कर वसूली करता था, और जब जनता नहीं दे पाती थी तो उसे जो है ऑप्रेस करता था, उसे प्रताड़ित करता था, उसे सताता था। तो इससे क्या है कि पेजेंट्स, किसान की जो स्थिति थी, दय से बदतर होती चली गई, दयनीय होती चली गई। और प्रैक्टिस ऑफ इजारा, इजारा प्रैक्टिस क्या है, इसको जो है ये एक्चुअली जो है दिल्ली सल्तनत के काल से ही जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको चालू किया था, शुरू किया था। तो जुल्फिकार खान ने इसको फिर से लाया करीब 1710 उसके बाद 12, जिसके जिसके कारण जहांदर शाह जो है राजगद्दी पर बैठा। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इजारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये जुल्फिकार खान ले आया। राजा टोडरमल का जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, उसको दरकिनार कर दिया कि जो क्रॉप्स की प्राइस जो है फिक्स करते थे एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो एक 20-30 साल के जो एक्सपीरियंस पे जो बेस्ड था, एस्टिमेशन था, वो हटा दिया। वो काफी साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच था कि फला फला जगह जो है सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसी है, वहां बाजार कैसा है, तो वहां पर उसकी कीमत क्या होगी, तो वहां पर किसान, तो वहां पर जो एक डेलिब्रेशन का प्रोसेस था, वहां के लोकल लोगों से पूछ जांच के जो है इन्वेस्टिगेशन के तहत जो एक सेटलमेंट होता था कि आप राजा को इतना देंगे, उसको दरकिनार करके जुल्फिकार खान फिर से जो है इजारा प्रैक्टिस ले आया कि लैंड रेवेन्यू हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को देंगे जो सबसे ज्यादा जो है राजकोष में पैसा जमा करेगा। और मतलब कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जहां किसान जो है डायरेक्ट जो है कि सम्राट के पास जा सके, उसे जो है। अब वो वही वाली बात होगी कि जागीरदार ज्यादा से ज्यादा जो है किसानों से वसूली करता था, तो ये बहुत बड़ी बुराई थी। द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू वॉज गिवन टू द हाइएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा राजकोष में पैसा जमा करने का तैयार था, ट्रिपल पी मॉडल पे, हु वाज परमिटेड टू रेज व्हाट ही कुड।
ये बोथ जागीर और खलीसा लैंड्स, खलीसा लैंड्स क्या थे, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खलीसा लैंड्स मतलब कि जो क्राउन, जो सम्राट के डायरेक्ट अंडर, उसके मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो क्राउन जो साम्राज्य का था, जनता का नहीं। तो खलीसा लैंड वो था। तो जागीर और खलीसा लैंड दोनों के लिए कॉमन था। जुल्फिकार खान ने इसको ले आया ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा वसूली करने के लिए। मतलब कि वो क्या हो गया, पुलिस स्टेट टाइप हो गया, वेलफेयर स्टेट से हट गए। दिस लेड टू द राइज ऑफ न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू फार्मर्स, जिसे तालुकदार कहते थे, और ये जनता से कर्ज, किसानों से बहुत ज्यादा वसूली करते थे, जिससे किसान जो है बहुत परेशान हो गया। अब जब आप किसी को बहुत परेशान कर दोगे तो वो विद्रोह कर देगा, और यही हुआ। ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू स्टैग्नेशन, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई बदलाव नहीं। जब पानी जब ठहराव में आ जाता है तो वो सड़ने लगता है। लेड टू डेटीरियोरेशन, गिरावट आ गया कृषि में, जब किसी के पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के, खाने जीने के लाले पड़े। इम्पोवरिशमेंट, उसकी स्थिति दयनीय हो गई। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पेजेंट्स लीविंग द लैंड्स, मतलब अपनी जमीन छोड़ दिया, कि ऐसी जमीन का क्या फायदा कि इतना ज्यादा टैक्स कौन देगा, मेरे पास जो है खाने को नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन आ गई। पेजेंट डिसकंटेंट also found an outlet in a series of uprisings, बहुत सारे विद्रोह हुए। सतनामी विद्रोह हुआ, रिवोल्ट जाटों का हुआ, सिखों का हुआ। इससे क्या हुआ कि जब बात बात पे विद्रोह होगा, कि आज विद्रोह हुआ, 3 दिन बाद दूसरी जगह विद्रोह हुआ, तो इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व है साम्राज्य का, जिससे वो ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, वो जिससे उसकी शक्ति जो है क्षीण होती चली गई, स्थायित्व क्षीण होती चली गई, स्टेबिलिटी उसकी कम हुई। मेनी ruined peasants formed bands of robbers, many ruined peasants formed bands of robbers। अब जब किसी के पास खाने को नहीं था तो लूट पाट जो है चालू हो गया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया, और मुगल प्रशासन का जो एफिशिएंसी है, प्रशासन जो है, प्रशासन चरमरा गई। एग्रीकल्चर वॉज नो लॉन्गर प्रोड्यूसिंग इनफ सरप्लस, अब ज्यादा से ज्यादा जब वसूली करोगे तो कहाँ से जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर में, और कहाँ से जो है सरप्लस प्रोड्यूस होगा। और हमेशा की लड़ाई, और जो रूलिंग क्लास थी उसकी जो विलासितापूर्ण जीवन थी, उसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर जो है उतना सप्लाई नहीं कर पाता था, उतना जो है इसके पास था नहीं। साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था 17वीं 18वीं शताब्दी में। क्यों? जैसे कि यूरोप में क्या था, प्रिंटिंग प्रेस था, यूरोप में स्टीम इंजन था, ये सब 18वीं शताब्दी में आ चुके थे। यहाँ पर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो इससे क्या हुआ, स्टैग्नेशन हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कोई बढ़ावा नहीं। और इंडिया में क्या था कि विलेज सेल्फ सफिशिएंट नेचर था, कि विलेज अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट था, वो कहीं बाहर ज्यादा ट्रेड उसका नहीं था, कि गांव में ही जो प्रोड्यूस होता था गांव के लोग में के ही कंज्यूम करते थे, वहां कोई ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं कि हम इंटरनेशनल, हालांकि ट्रेड जो है लिंक्स उसके थे आउटसाइड वर्ल्ड से, लेकिन कोई नया एडवांस नहीं हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड वाज आल्सो हैम्पर्ड बाय बैड कम्युनिकेशंस, सेल्फ सफिशिएंट नेचर ऑफ विलेज इकोनॉमी। और जब एब्सेंट हो गया साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो उसका जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो इंडिया बहुत पीछे था यूरोप में, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। यहाँ अभी भी राजा और नोबल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वहां जो है डेमोक्रेसी की भावना जो है वेस्ट में शुरू हो गई थी। इनफैक्ट जो है 18वीं शताब्दी में ही अमेरिका जो है आजाद हो गया, फ्रांस आजाद हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मोर ओवर एम्फोसिस ऑन लैंड एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, कि केवल लैंड को ही जो है वेल्थ माना जाए। इससे क्या हुआ, ओवरसीज ट्रेड और नेवी, ये नेग्लेक्ट हुआ। नेवी नेग्लेक्ट होना ये बहुत घातक सिद्ध हुआ मुगल साम्राज्य और लेटर मुगल्स के लिए, जिससे जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये सब जो है ओवर पावर कर जाते थे, कई सारे शिप्स जो है लूट लिया करते थे, नेवी उनकी स्ट्रांग थी। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इंडियंस में क्या था कि ऐसा कोई नेशनल फीलिंग नहीं था, पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं था, कि वी बिलोंग टू वन कॉमन आइडेंटिटी। कोई ऐसा नहीं था कि अवध के लोग बोल रहे हैं कि हम अवधवासी हैं, बंगाल के लोग बोल रहे हैं हम बंगालवासी हैं, दिल्ली के लोग बोल रहे हैं हम तो सबके राजा ही हैं, दक्कन के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो मराठा हैं। तो पैन इंडिया जो है ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं था। इससे क्या है कि जन भावना में, जनमानस में, कल्चर में
किसी की चेतना में वो एकता की भावना नहीं थी कि हम किसी देश के लिए काम करें, सबको अपने राजा और अपने सम्राट की पड़ी हुई थी। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट कॉज था फॉर अ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। स्पिरिट ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं था। जो मॉडर्न नेशन है, जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके तत्व हैं, वो उस टाइम नहीं था। द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट फील दैट दे वे आर ऑल इंडियंस। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्शियसनेस ऑफ वननेस नहीं था, कॉमन इंटरेस्ट की कोई बात नहीं, एक दूसरे से लड़ना और सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो है पूजा पद्धति वही है, कल्चर वही है, बट कोई एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं है जो राजनीतिक रूप से उन लोगों को एक साथ जोड़े रखे। इंस्टेड पीपल वेयर लॉयल टू पर्सन्स, ट्राइब्स, कास्ट, सेक्ट्स, मतलब जाति आज भी है। ये पीपल वेयर लॉयल टू पर्सन्स, ट्राइब्स, कुल, जाति, धर्म, पंथ, लोगों, इन सब पे वफादारी थी, नेशन के प्रति नहीं थी, क्योंकि नेशन का कोई आइडिया ही नहीं था। जो किसान की लॉयल्टी थी, जो उसकी वफादारी थी, वॉज कन्फाइंड टू देयर विलेजेस एंड कास्ट्स। कि अगर जो पूरे सम्राट पे नादिर शाह ने जैसे आक्रमण कर दिया, तो गांव का जो किसान है उसे मालूम ही नहीं हो कि कौन आक्रमण किया, किस पे आक्रमण किया, उसे लगता है कि ये गांव ही सब कुछ है। They did not identify their own interests with that of the empires. उसका डिफेंस, उसकी जो प्रतिरक्षा भी है, वो भी वो समझता था कि ये मेरे मतलब की बात नहीं है। एक्सटर्नल एग्रेशन वाज नॉट देयर कंसर्न। किसानों का मतलब ये था। तो ये था पॉलिटिकल नेशनलिज्म का अभाव। अब इसका रिलीजियस पॉलिसीज क्या थे? औरंगजेब का जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, जो कट्टरपन था, और उसकी जो पॉलिसी थी, जो नीति थी हिंदू राजाओं के प्रति, उसने भी मुगल साम्राज्य की स्टेबिलिटी को खतरे में डाला, उसको वीक किया, उसको कमजोर किया। मुगल स्टेट इन द डेज ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनका जो राजनीतिक संबंध था राजपूत राजाओं से और मुखियों से और जो पहाड़ी राजाओं से, वो बेसिकली सेक्युलर था। वो जानबूझ के जो है नॉन इंटरफियरेंस का था, कि लोग क्या मानते हैं, कैसी उनकी उपासना पद्धति है, उसमें जो है दखलंदाजी नहीं था, जो पहले के मुगल्स थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? उसने कई सारे मंदिर तोड़वाए, मतलब बहुत ज्यादा ही मंदिर तोड़वाए, और कई लोगों को जबरन जो है धर्म परिवर्तन किया। तो ये सब समाज को बांटने का काम किया, और जिससे जो है कई सारे हिंदू राजा भी उसके खिलाफ हुए, जिसमें से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। फॉस्टरिंग ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, ओपनिंग द डोर्स ऑफ द हाईएस्ट, मतलब कि सेक्युलरिज्म गया तेल लेने, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। मुगल अलायंस विद द राजपूत राजास वाज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन। औरंगजेब ने जो है उस पॉलिसी को, जो पहले के मुगल्स, राजपूत और मुगल का जो अलायंस था, उसमें धर्म और उपासना पद्धति को किनारे रख दिया था, जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में। मतलब कि धर्म कभी रोड़े नहीं आया राजाओं के बीच राजनीतिक संबंध और एकता कायम करने के लिए। लेकिन औरंगजेब सन की, उसने जो है इस पॉलिसी, इस नीति को जो है उलट दिया, और जजिया, जो मच हेटेड था, हिंदुओं को बहुत ज्यादा नफरत थी जजिया, वो कर लगाया। कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स एक समय के बाद जो है बैन कर दिया, कई सारे मंदिर तोड़े। बाय अडॉप्टिंग एन ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, कट्टर पॉलिसी की वजह से ही टेंडेड टू एलियनेट, तो हिंदू जो है अलग हो गए। तो ये अपने आप से जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है राजा के खिलाफ हो गया, तो उसका पतन शुरू हो गया। स्प्लिट द मुगल सोसाइटी, मुगल साम्राज्य जो हिंदू मुस्लिम दोनों जो है कई धर्म और पंथ और विचारधारा के लोग थे, उसको बांट दिया। वाइडेंड द गल्फ, खाई जो है उसको और गहरी किया, बड़ा किया। औरंगजेब के पास प्रतिभा थी, ताकत था, लेकिन जो है राजनीतिक समझ और सामाजिक और आर्थिक जो है सूझबूझ नहीं थी, इंसाइट नहीं था कि देश चलाना कैसे। हालांकि वो ताकतवर था और वो जो है सिंसियर भी था एज ए राजा, लेकिन राजपाट कैसे चलाना है और कैसे सारे लोगों को मिल के रहना है, ये उसके अंदर नहीं था। सो दिस वाज द वन ऑफ द फैक्टर्स। एग्रीकल्चर कैसे कंट्रीब्यूट किया और रिलीजियस पॉलिसी कैसे कंट्रीब्यूट किया। सो ये सब प्रधान कारण बने जिससे मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे डिटेरियोरेट करता गया, टूटता गया। कई सारे प्रिंसिपैलिटीज जो है वहां से असफजा जो है दिल्ली से आए या हैदराबाद में अपना अलग स्टेट बनाए, सादत खां अवध में बना लिए, मुर्शिद कुली खां बंगाल में बना लिए, मालवा भी अलग हो गया, मराठा में शिवाजी मराठा को अलग कर लिए। तो मुगल साम्राज्य बेसिकली केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गया।
और नादिर शाह के आक्रमण के बाद 1739 फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठाओं को भी परास्त कर दिया, तो उसने जो है मुगल साम्राज्य और तथाकथित जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, उसका जो शासन प्रशासन पद्धति है, उसके खोखलेपन को पूरे दुनिया के एकदम सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इसने जो है ब्रिटिशर्स को फिर एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि वो आए और जो है दखलंदाजी दें, क्योंकि अब केवल पेपर टाइगर बन के रह गया था मुगल साम्राज्य।